तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की क्लास जो हमारी है वो कल का कंटिन्यूएशन है। कल आप लोगों ने अगर हमारे साथ कोडिंग डिकोडिंग किया था तो उसी का आज सेकंड पार्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। तो जिन लोगों ने कल किया था उनको आई थिंक काफी इजी लगेगा आज के सेगमेंट्स को भी समझना, और जिन लोगों ने नहीं किया था उन लोगों को पूरी कोशिश की जाएगी कि आप लोग भी समझ पाए। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे आज के क्लास की हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर जो कल हमने किए थे, जिससे कि जो लोग आज नए ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको समझ में आ सके। ठीक, तो यहाँ पर कल हमने जब बात की थी कोडिंग डिकोडिंग की तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताई गई थी। क्या बताया गया था? हाँ, ये बताया गया था कि इंग्लिश अल्फाबेट्स को हमें यूज करना है और किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से यूज करना है वो आपको ध्यान में रखना है। तो क्विकली हम वही रिवीजन करते हैं और हम लिख लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, हमने इंग्लिश अल्फाबेट्स यहां पर लिख लिए। ऑर्डर सेम रहेगा जो हमने कल रखा था। क्या रखा था ऑर्डर? 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। 26 को अगर हम आधा कर दें तो हमें 13 मिलता है। 13 मतलब कि 1 से 13 तक के नंबर्स हमको लेके चलने हैं एक लाइन में। ठीक है, ये कल हम लोगों ने बात की थी। 1 से 13 तक के नंबर्स एक लाइन में लेंगे और दूसरी लाइन में बचे हुए 13 नंबर्स लिए जाएंगे। अब बचे हुए ये 13 नंबर्स हम किस तरीके से, बचे हुए 13 नंबर्स हम यहां से नहीं लिखेंगे जैसा कि हम करते हैं लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर हमारा चेंज होगा, लिखने का तरीका चेंज होगा। तरीका होगा यहाँ पर हमें बचे हुए नंबर्स को लिखना है कैसे? उल्टा। और ये ध्यान में रखना है कि एक के नीचे दूसरा लेटर आए, बचे हुए लेटर्स पलट के। लेफ्ट टू राइट था, अब राइट टू लेफ्ट लिखेंगे हम। ठीक है, हमने ये लिख लिया और जैसे ही हमने इसको लिखा तुरंत इसके साथ हमने इनके करस्पॉन्डिंग नंबर्स लिख लिए। अब जिन लोगों ने कल क्लास की थी उनको पता है ये नंबर्स क्या बताते हैं। बताइए क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? प्लेस वैल्यूज बताते हैं। ठीक है, कल हमने बताया था कि जो नंबर्स हम लिख रहे हैं ये प्लेस वैल्यूज बताते हैं। प्लेस वैल्यू मतलब ई कौन से स्थान पर आता है? ई इज द 5th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो हमने उसकी प्लेस लिख दी 5। एल कौन से स्थान पर आता है? एल इज द 12th लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, उसके ऊपर हमने 12 लिख दिया। तो ये ऑर्डर हमने लिख दिया। अब ये लिख दिया, लिखने के बाद हम यहाँ पर हर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 2, 3, 4 टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे, उसी में अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू करने से पहले आपको हम बता दें कि यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है। हमें ये ध्यान में रखना है कि हम ऑर्डर कैसे लेंगे ए से एम तक, फिर हमने एरो बना दी कि एम के बाद हमें उल्टा चलना है एन टू जेड, और ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट भी हो गया। सर्कल में भी हम इनको इसी तरीके से ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि सर्कुलर अरेंजमेंट में भी हम इन लेटर्स को अब ले सकते हैं, इसीलिए ये ऑर्डर फॉलो किया जाता है, ये तरीका फॉलो किया जाता है। अब कल की क्लास में हमने बात की थी जहां लेटर टू लेटर कोडिंग की थी, है ना? लेटर टू लेटर कोडिंग की थी ना। तो आज हमें बात तो करनी है लेटर टू नंबर कोडिंग की एंड लेटर एंड वर्ड टू वर्ड कोडिंग की। कल यही डिस्कस किया गया था कि आज की क्लास में हम वो लेके चलेंगे, लेकिन लेटर टू नंबर कोडिंग और लेटर टू वर्ड टू वर्ड कोडिंग में जाने से पहले एक दो और
एग्जाम्पल्स हम लोग लेटर टू लेटर कोडिंग के लेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लेटर टू नंबर कोडिंग पे। तो स्टार्ट किया जाए। हमारे पास क्वेश्चन है, DOG डॉग इज रिटन एज VCMNEF। अब देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो भी सॉल्व किए थे उसमें जितने लेटर्स शब्द में होते थे उतने ही लेटर्स आपको कोड में भी दिखते थे, लेकिन अब यहां पर हमें नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा दिख रहे हैं। जब नंबर ऑफ लेटर्स ज्यादा दिख रहे हैं तो अब बताइए किस तरीके से हम लेटर टू लेटर कोडिंग में यहां पर क्या लॉजिक लगाएंगे, बताइए, जल्दी से सोचिए। हाँ जी, अच्छा, देखिए, इनका कहना है कि मैम यहाँ पर हमें जो दिख रहे हैं वो 3 लेटर्स दिख रहे हैं और यहाँ पर प्रत्येक लेटर के लिए 2 लेटर्स का प्रयोग किया गया है। हाँ या ना, डबल हो गए ना, 3 लेटर्स थे, यहाँ 6 बन गए। इसका मतलब प्रत्येक लेटर के लिए 2 लेटर्स यूज किए जा रहे हैं। अब क्योंकि प्रत्येक लेटर के लिए 2 लेटर्स यूज किए जा रहे हैं तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम ढूंढेंगे लॉजिक डी और बीसी में क्या है, बताइए, डी और बीसी में क्या लॉजिक है। डी के ठीक पहले वाला पेयर, पेयर बी सी, बी पहले आता है, सी बाद में आता है, इसी ऑर्डर को हमें फॉलो करना है। बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, ठीक। अब डी के बाद हमने देखा था ओ, ओ में क्या कहा गया है, ओ के लिए कहा गया है एम एन। अब देखिए, ओ के लिए एम एन, दिस इज ओ, ओ से ठीक पहले क्या है, ओ से ठीक पहले एम आता है और फिर एन आता है, मतलब इसी ऑर्डर में ओ के स्थान पर उसके ठीक पहले वाले पेयर को ले लिया गया है, एम एन बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है जी, जी के लिए क्या यूज हुआ है, जी के लिए यूज हुआ है ई एंड एफ। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा, हमको क्वेश्चन में अब समझ में आ जाएगा कि डी के लिए बीसी, ओ के लिए एमएन और जी के लिए ईएफ प्रयोग किया गया है। अब बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए, आ गया है? सबको समझ में आ गया है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो ये टॉपिक कर रहे हैं कोडिंग डी कोडिंग, ये आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, पहली चीज है ना। और आप 12th के बाद से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, 12th के बाद से आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, किसके लिए, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस के लिए। तो हमारे पास जितने भी 12th पास कैंडिडेट्स हैं वो भी इस क्लास को आराम से बेझिझक करें, समझ में आएगा उनको भी, है ना। अब हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हमने बोला डीओजी, डीओजी के लिए आ गया बीसीएमएनईएफ। अब बताइए सेम लॉजिक अगर हम कैट में लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सी के लिए ए बी, ऑर्डर सेम, पहले ए फिर बी, सी के लिए ए बी मिल गया। ए से ठीक पहले क्या आता है, हम अपने सर्कुलर अरेंजमेंट पे जा रहे हैं, ठीक है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था पिछली क्लास में, आज फिर कर रहे हैं। ए से ठीक पहले क्या आएगा, अगर एक सर्कल में लिखें, यहाँ ए है, यहाँ जेड है, यहाँ वाई है, ये बी है, इसी ऑर्डर में लिखेंगे ना, क्लॉकवाइज ए बी सी डी, जेड आ गया यहाँ पे। तो अब इस सर्कल में ए से ठीक पहले क्या दिख रहा है, वाई जेड या जेड वाई, बताइए, वाई जेड, ठीक है, ए से ठीक पहले दिख रहा है वाई जेड, जेड वाई गलत हो जाएगा क्योंकि ऑर्डर वही फॉलो करना है जो उसके ठीक पहले है, वो एज इट इज रखना है। नेक्स्ट टी, टी से ठीक पहले क्या है,
आर एस हमको मिल गया CAT के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग कोड ABYZRS। ठीक है, समझ में आ गया है सबको? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया, हम रिपीट करें? क्लियर है? ये एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, पिछली क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट लिए थे उससे अलग है। डबल द नंबर ऑफ लेटर्स हो गए, प्रत्येक लेटर के लिए 2 लेटर्स को कोड में यूज किया गया है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है और वही हम आगे लेके चल रहे हैं। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ठीक इसका उल्टा, है ना? क्या कह रहा है? कह रहा है नंबर ऑफ लेटर्स आधे हो गए हैं। अब यहां पर जब नंबर ऑफ लेटर्स आधे हो गए तो हम समझ लें कि पिछले में हमने जो लॉजिक यूज किया था उसी को हमें पलट के शायद यूज कर लेना चाहिए, लेकिन देखते हैं कितना सही साबित होते हैं हम लोग। GA के लिए आ गया H, RD के लिए आ गया V और EN के लिए आ गया S। अब बताइए G की प्लेस वैल्यू क्या है? 7। A की प्लेस वैल्यू 1, R की प्लेस वैल्यू 18, D की प्लेस वैल्यू, E की प्लेस वैल्यू, N की, हमने सबकी प्लेस वैल्यू लिख ली। ठीक, अब प्लेस वैल्यू लिखने के बाद हमें कोड की भी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले केस में हमें दिख रहे थे उससे ठीक पहले वाले लेटर्स, पर यहाँ GA से ठीक पहले या ठीक बाद H नहीं आता। G के बाद तो आ जाता है, चांस की बात है, लेकिन RD से फिर V कैसे मिलेगा, वो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हम चले गए इनकी प्लेस वैल्यू पे। ठीक, H की प्लेस वैल्यू 8, V 22 एंड S 19। लिख ली हमने प्लेस वैल्यूज। अब बताइए क्या किसी को कोई रिलेशन यहां पर मिल रहा है? देखिए प्लेस वैल्यू लिखने से ये फायदा मिलता है। क्या फायदा मिला? फायदा मिला कि हमें समझ में आया 7 और 1 है, यहाँ 8 है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सिंपली इन लेटर्स की प्लेस वैल्यू में ऐड का साइन लगा दिया, और जैसे ही ऐड का साइन लगाया हमें पता चल गया 7 + 1 8 होता है। 8 के लिए H, 18 + 4 कितना होता है? 22। देखिए 22 यहाँ पर है, उसके लिए है लेटर V, 22 स्थान पर V है। 5 + 14 19, 19th प्लेस पे S है। समझ में आ गया? अब बताइए जल्दी से BRIGHT के लिए क्या होगा? फिर से 2 और 2 को हमें लेके चलना है। B की प्लेस वैल्यू R, 18 + 2 20, I, G 7, 9 + 7 16, H, T 20 28। अरे भाई 26 ही लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, यहाँ तो 28 आ गया। अब क्या किया जाए? घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि हमने जब यहाँ पर ये लेटर्स लिखे थे, अगर आपको 27, 28, 29 कहीं पे भी दिख जाए तो इस सर्कल में ये 26 है। 26 के बाद इसको क्या गिनोगे? 27 गिनोगे ना, 28 गिनोगे ना, तो वही काम करना है। 26 के बाद 27, 28, 29, 30 ऐसे आप काउंट कर सकते हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि 28 का मतलब होगा 28 में से 26 को घटा दें, क्या मिल गया? 2। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका एक्चुअल मीनिंग है 2। आ गई बात समझ में? 26 को क्यों घटाया? क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं, 26 को घटा दिया, फिर से वही साइकिल शुरू कर दी, तो दूसरा लेटर आ गया। 28वां मतलब दूसरा लेटर, नेक्स्ट लेटर।
तो अब हमें क्या मिला? 20th प्लेस पे कौन सा लेटर है? टी। 16th प्लेस पे कौन सा लेटर है? पी। और 12th प्लेस पे कौन सा लेटर है? बी। हमको मिल गया ब्राइट का कोड, सेम उसी कॉन्सेप्ट पर, उसी लॉजिक से जो गार्डन का कोड दे रहा है। बताइए, आ गया है सबको समझ में? पक्का? अब देखिए, ये अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं पिछली क्लास से, ये क्वेश्चन डिफरेंट थे, ये कल नहीं हो पाए थे, समय का अभाव था, इसलिए हमने कहा हम आज की क्लास वहीं से शुरू करेंगे। पहले लेटर टू लेटर थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, सबको समझ में आ गया है? चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अब आज के क्वेश्चंस कल से एकदम अलग हैं। देखिए अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है TRACE को लिखा गया है USADE। अब बताइए कि कैसे आप TRACE को USADE लिख सकते हैं? क्या लॉजिक हम अप्लाई कर सकते हैं? वही लॉजिक हमें टाइगर में भी अप्लाई करना होगा, जो लॉजिक हम यहां अप्लाई करेंगे। हाँ जी, अरे वाह, वेरी गुड। चलिए, इन्होंने एक नई चीज बता दी। क्या बता दिया? इन्होंने कहा कि मैम यहां पर हम क्या करेंगे? वॉवल्स को सेम रखेंगे। क्या है वॉवल्स? वॉवल्स जानते हैं क्या होते हैं? A E I O U, ये 5 वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, अगर हम इन वॉवल्स को देखें तो हमें ये मिल रहे हैं, देखिए A E I O एंड U, ये 5 वॉवल्स हैं। जैसे हिंदी में स्वर होते हैं वैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं। अब देखिए, हम इंग्लिश ग्रामर का भी यूज कर रहे हैं यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में। अभी तक तो खाली इंग्लिश के अल्फाबेट्स ही कर रहे थे, अब ग्रामर को भी हम यूज कर ले रहे हैं। यहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं? यहां पर बोला गया है कि T के स्थान पर U है, R के स्थान पर S है, A के स्थान पर A ही है, कोई चेंज नहीं है। C के स्थान पर D है, E के स्थान पर E ही रह गया, कोई चेंज नहीं है। तो ये देखकर हमें पता चला कि इसका मतलब A और E तो वॉवल्स होते हैं, तो इसका मतलब कि वॉवल्स को चेंज नहीं करना है। बचा क्या? अल्फाबेट्स किससे बनते हैं? वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, स्वर और व्यंजन, व्यंजन को इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो जो बच गए हैं वो है कॉन्सोनेंट्स, TR एंड C। इन कॉन्सोनेंट्स में क्या किया गया है? पहला कॉन्सोनेंट यहाँ पे है T। T से U में क्या संबंध है? T के तुरंत बाद U आता है ना? नहीं आता है? आता है, क्योंकि तुरंत बाद U आता है, इसका मतलब T में अगर हम +1 कर दें तो हमें U मिल जाएगा, है ना? T की प्लेस वैल्यू क्या है? 20। 20 में 1 ऐड कर दें तो हमें U की प्लेस वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 21। ठीक है। R, R के तुरंत बाद क्या आता है? S आता है, इसका मतलब R में भी +1 किया गया है। C, C के तुरंत बाद क्या आता है? D, C में भी +1 कर दिया गया, D मिल गया। जो बीच में वॉवल्स थे उनको टच नहीं किया गया, उनको एज इट इज हमने कॉपी कर दिया। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो हमको यहाँ लॉजिक पता चल गया, वॉवल्स को एज इट इज लिखना है, कॉन्सोनेंट्स में नेक्स्ट लेटर लिखना है या +1 कर देना है, जैसे भी आप उसको बोले। तो हम आते हैं अब टाइगर पे। टाइगर में कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं? देखिए, हम बोल रहे हैं कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, और आप लोग बता रहे हैं वॉवल्स कौन कौन से हैं। तो अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को सुनेंगे तो एग्जाम में तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। इसका मतलब आप क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे नहीं, पहले आंसर मार्क कर देंगे और फिर वो हो जाएगा गलत जल्दबाजी में। तो पूरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर जवाब दीजिए। हाँ जी, यहाँ पर वॉवल्स कौन कौन से हैं?
आई एंड ई, ये दो वॉवल्स हैं, आई है दूसरे स्थान पर, ई है चौथे स्थान पर, इन दोनों को हम एज इट इज लिख देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। कॉन्सोनेंट है टी, जी एंड आर। अब टी के बाद अगला लेटर क्या आता है? टी के बाद अगला लेटर आता है यू। हाँ जी, और किसी के पास अलग आंसर? यू। जी के बाद अगला लेटर क्या आता है? एच। आर के बाद अगला लेटर क्या आता है? एस। हमको मिल गया टाइगर के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग कोड। ठीक है, अब यहां ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम यू एक वॉवेल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा लॉजिक कह रहा है कि कॉन्सोनेंट में सिर्फ हमें वन ऐड करना है। तो हम टी में जब वन ऐड करेंगे तो उसका ठीक नेक्स्ट जो भी लेटर होगा वो हम लिख देंगे, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हम नहीं मान रहे हैं। ठीक है, +1 करना है, हमने +1 कर दिया। आ गई बात समझ में? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है तो कुछ कुछ इसी पैटर्न पर, बेस यही है, लेकिन थोड़ा सा हायर लेवल है, डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है? मतलब बात हमें वॉवल्स की ही करनी है। ठीक है, बात हम करेंगे वॉवल्स की, लेकिन वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों को ध्यान में रखेंगे। अगर हम COW में देखें तो हमें वॉवल मिल रहा है ओ, और उसके लिए करस्पॉन्डिंग कोड मिल रहा है यू। क्या हो गया ये? यहां हमें समझ में आ गया कि वॉवल को नेक्स्ट वॉवल से रिप्लेस किया गया है। A E I O U, क्या है? ओ के बाद यू आता है, नेक्स्ट वॉवल। तो वॉवल को वॉवल ना रख के एज इट इज नेक्स्ट वॉवल से रिप्लेस किया है। इसका मतलब कॉन्सोनेंट को भी शायद नेक्स्ट कॉन्सोनेंट से रिप्लेस किया गया होगा। चेक कर लेते हैं। सी के बाद डी आता है, अगला कॉन्सोनेंट है। डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, अगला कॉन्सोनेंट है। अब इस बात को ध्यान में रखेंगे इस क्वेश्चन में, और हम अब फाइंड करेंगे किसके लिए? DIG, डिक के लिए, जहां पर आई एक वॉवल है। तो वॉवल के लिए अगला वॉवल आफ्टर आई ओ, तो हम यहां ले लेंगे ओ। डी के बाद ई, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए, क्वेश्चन से आप आंसर डिराइव कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है? वॉवल के लिए नेक्स्ट वॉवल, इसका मतलब कॉन्सोनेंट के लिए नेक्स्ट कॉन्सोनेंट। ठीक है, जब वॉवल के लिए नेक्स्ट वॉवल लिया जा रहा है तो कॉन्सोनेंट के लिए नेक्स्ट कॉन्सोनेंट इस केस में लिया जाएगा। इसीलिए इन दो एग्जांपल्स को लिया गया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लियर हो जाए। तो डी के बाद एफ, ई नहीं आएगा, ई इज द नेक्स्ट वॉवल। जी के बाद एच, आपको मिल गया DIG के लिए कोड। बताइए, समझ में आ गया है? सबको समझ में आ गया है? अब देखिए, वॉवल्स बेस्ड भी क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग में पूछे जाते हैं। इसको ध्यान में रखना है कि अगर वॉवल है तो उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि ऐसा तो नहीं है वॉवल के साथ अलग डील किया जाएगा और कॉन्सोनेंट के साथ अलग डील किया जाएगा। वो चीज आपको समझनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे लेटर टू नंबर कोडिंग की। ठीक, अब लेटर टू नंबर कोडिंग में हम क्या करते हैं? जब हम लेटर टू नंबर कोडिंग लेते हैं तो हम वापस इसी पे आ जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर आपके पास नंबर्स लिखे हुए हैं, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, लेटर टू नंबर कोडिंग में अगर आपको बोला जाए एशिया के लिए कोड है 11991, ये एशिया का कोड है। तो बताइए कि अब अफ्रीका का कोड क्या होगा?
क्या करेंगे? अब देखिए, जब भी हम लेटर टू नंबर कोडिंग पे जाते हैं, पहली चीज, ये प्लेस वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन्हीं के आधार पर हम एक लेटर को नंबर में कोड करते हैं, इन्हीं प्लेस वैल्यूज के बेसिस पे। ठीक है, तो अगर हम उस प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखें तो यहां पर ए के लिए, ए कितने लेटर्स हैं? 4 लेटर्स हैं। 4 लेटर्स में से डिजिट्स कितने दिख रहे हैं? 5 डिजिट्स दिख रहे हैं। इसका मतलब कि सेम नंबर ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स आर नॉट सेम, है ना? डिजिट्स ज्यादा हैं, लेटर्स कम हैं। अब ऐसा कब हो सकता है जब डिजिट्स ज्यादा हों और लेटर कम हो? जबकि प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी गई हो। देखिए, अगर हम प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू लिखें, ए की प्लेस वैल्यू 1, एस की प्लेस वैल्यू 19, आई 9, ए 1, देख लीजिए अब यहां क्या पता चल रहा है हमको? क्या पता चल रहा है? यही तो सेम है कोड, कोड इज सेम। इसका मतलब जहां जहां पर 2 डिजिट्स आ रहे थे, उनकी प्लेस वैल्यू 2 डिजिट्स में ही लिख दी गई है एज इट इज। ठीक है, सबकी प्लेस वैल्यू सिंपली उतार दी गई है, हमें कोड मिल गया, ऐसे समझ लीजिए। तो अब अगर हम आपसे कहें कि अफ्रीका का कोड बताइए, तो हमारे अकॉर्डिंग ये बहुत ही आसान हो जाता है। हाँ या ना? सबकी प्लेस वैल्यू लिखनी है और कुछ नहीं करना। ए की प्लेस वैल्यू एफ आर आई सी ए 1, और ये लीजिए हमको अफ्रीका की प्लेस वैल्यू मिल गई। अब यहां पर कुछ नहीं हमने किया है, सिर्फ सबकी प्लेस वैल्यू एज इट इज लिख दी है। तो ये हो गया एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लेटर टू नंबर कोडिंग का। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को चेंज कर दें और हम यहां पर ले लें 1191, ठीक है? अब बताइए कि अब अफ्रीका के लिए क्या कोड हो जाएगा? अब अफ्रीका के लिए क्या कोड हो जाएगा? अब सबसे पहले क्या समझना है? ये समझना है कि प्रत्येक लेटर के लिए एक कोड यूज किया जा रहा है, हाँ या ना? प्रत्येक लेटर के लिए एक कोड यूज किया जा रहा है। तो इसका मतलब अगर हम इनकी प्लेस वैल्यूज लिखें तो प्लेस वैल्यू तो हमको ऐसे दिख रही है, एस 2 डिजिट में है, एस की प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में है, पर यहां तो खाली 1 डिजिट यूज किया गया है। कैसे ये 1 डिजिट में बदल गई? क्या किया हमने? सम ऑफ द डिजिट्स ले लिया, अंकों का योग। जब 1 में 9 को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 10। 10 फिर से 2 अंकों की संख्या है, 10 में 1 में फिर 0 को जोड़ेंगे तो 1 बन जाएगा, वो यहां लिखा गया है। और इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि Q की प्लेस वैल्यू है 17। अगर अंकों का योग ले लें तो ये बन जाएगा 8, हाँ या ना? R की है 18, 1 प्लस 8 9 होता है, और S की है 19, 9 प्लस 1 10, 10 को हम वापस ले लेते हैं 1, 1 प्लस 0 इज 1। ठीक? सो इन अदर वर्ड्स, अगर आपको सिर्फ डिजिट्स के साथ ही बात करनी हो तो 1 से लेके 9 तक की डिजिट्स ही हम यहां ले सकते हैं, 0 तो है नहीं, 1 से 9 तक की डिजिट्स लेंगे। तो इसका मतलब आठवीं वैल्यू Q की भी है और 8 वैल्यू H की भी है, दोनों की है ना?
भाई 8 यहां भी आ रहा है, 8 यहां भी आ रहा है, और यहां पर जब आप करोगे तो 2 + 6 भी 8 आएगा, आएगा ना। तो कहने का मतलब है कि सिंगल डिजिट में जब बदलते हैं तो हमें 2 से 3 लेटर्स ऐसे मिलेंगे जिनके लिए सेम डिजिट आ रही है। ठीक, अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए अच्छे से कि अंकों का योग लेने पर सिर्फ 1 से 9 तक की ही संख्याएं बनती हैं, उससे ऊपर बन नहीं सकती हैं क्योंकि 2 अंक हो जाएंगे। अब बताइए अफ्रीका के लिए क्या होगा। ए की प्लेस वैल्यू 1, एफ की प्लेस वैल्यू 6, आर 18, 1 + 8 9, 9 लिख देते हैं। आई इज 9, सी इज 3 एंड ए इज 1। हमको बहुत इजीली इसकी प्लेस वैल्यू मिल गई। हाँ या ना, समझ में आ गया है? सबको समझ में आया है ये कि किस तरीके से हमने 2 अंकों वाली प्लेस वैल्यूज को 1 अंक में बदला, अंकों का योग ले लिया और वो उसके स्थान पर लिख दिया गया। ठीक है, यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सबको समझ में आ गया है अच्छे से? ठीक है, तो अब लेटर टू नंबर कोडिंग का आपको बेसिक लेआउट मिल गया। ठीक है, अब इस पर और कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर हम एक और क्वेश्चन यहां पर लें, लेट्स से अब देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको देखिए और बताइए कि अब यहां पर क्या लॉजिक यूज होगा। देखिए सबसे पहला काम, काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स। कितने लेटर्स हैं अनियन में? 5। यहां पर कोड कितने हैं? 10। इसका मतलब डबल हो गया है, जैसे अभी हमने लेटर टू लेटर कोडिंग में किया था, डबल दिख रहा था हमें, तो इसका मतलब यहां पर भी डबल हो गया है। तो अब जब ये डबल हो गया है तो डबल को देख लेते हैं। डबल में हमको क्या दिखेगा यहां पर? ओ की प्लेस वैल्यू क्या है? 15, 15 लिखा गया है। देखिए 2, ठीक है। एन अगला लेटर है, उसके लिए अगले 2 अंक ले लें 14, एन की प्लेस वैल्यू तो 14 ही है, 14 लिखा गया है। नेक्स्ट आता है आई, और आई की प्लेस वैल्यू है 9। अब उसको भी 2 अंकों में लिखना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि 2 अंक जहां आ रहे थे उनको 1 अंक में बदल दीजिए, ये कह रहा है कि जहां 1 अंक आ रहा है उसको 2 में बदल दीजिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 9 को हमने उस 9 से पहले 0 लगा दिया, प्लेस उसकी वही रही, चाहे आप 9 लिखिए चाहे आप 09 लिखिए, मीन्स द सेम है ना। लेकिन हाँ, अगर आप 90 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, बाद में 0 नहीं लग सकता है। तो हमने 9 को लिख दिया 09, 2 अंकों में क्योंकि बनाना था इसलिए हमने उसको लिख दिया 09। अगेन ओ की प्लेस वैल्यू 15, एन की प्लेस वैल्यू 14, हमको ये पता चल गया। अब जल्दी से हम गार्लिक के लिए लिख लेते हैं। बताइए गार्लिक के लिए क्या होगा कोड? जी क्या है? 7 है, तो हम 07 लिखेंगे। ए इज 101 लिखेंगे। आर इज 18, 2 डिजिट में ऑलरेडी है, 18 ही लिखा रहेगा। एल इज 12, फिर से 2 अंकों में है। आई इज 9 एंड सी इज 3, तो आगे 0 लगाकर हमने 3 लिख दिया। अब बताइए सबको क्लियर हो गया है ये? पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आ गया?
अगर आपको सेम नंबर ऑफ लेटर्स और डिजिट्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2 अंकों वालों को आप 1 अंक में बदल देंगे सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है। और अगर 1 की जगह डबल दिख रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स तो उस केस में प्रत्येक लेटर का जो प्लेस वैल्यू है वो 2 अंकों में लिखना होगा, उसके लिए हम 0 यूज कर सकते हैं। अब यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलिए, तो अब सबने देख लिया, समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कूट भाषा में एशिया को 11991 लिखा गया, ये तो अभी हमने लिया ही था। अफ्रीका को क्या लिखा जाएगा? सही था? चेक कर लीजिए फटाफट। सही था। अब जरा हमको बताइए कि इसी कूट भाषा में बताइए इसी कूट भाषा में ऑस्ट्रेलिया को आप कैसे लिखेंगे? What will be the code for Australia? अब क्या करना है हमें? सबकी सेम प्लेस वैल्यूज लिख देनी है बिना कुछ सोचे हुए। ऑस्ट्रेलिया की प्लेस वैल्यू सभी लेटर्स की फटाफट लिख देते हैं। बताइए, ए इज 1, यू इज 21, एस इज 19, टी इज 20, R is 18, A is 1, L is 12, I is 9 and A is 1। हमको मिल गया ऑस्ट्रेलिया का कोड। सबसे इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि खाली एज इट इज प्लेस वैल्यूज उठा के रख दीजिए, कोई दिमाग नहीं लगाना है ना, डायरेक्टली आपको आंसर मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यही कह रहा है, सेम पक्का। बी के लिए 2, आई के लिए 9, के के लिए 11, के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, और ई के लिए 5, लाइक के लिए क्या होगा? फटाफट, एन इज 12, 9, 1, 1, 5। हमको मिल गया लाइक का भी कोड। ठीक, मिल गया। अब बताइए, अगर इस क्वेश्चन में हम ये हटा दें और हम बोलें कि यदि किसी कूट भाषा में बाइक को लिखा जाता है 27, बताइए उसी कूट भाषा में आप लाइक को क्या लिखेंगे? क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया। अब क्या लिखा जाएगा इसी लैंग्वेज में लाइक को यदि बाइक को 27 लिखते हैं? बोलिए। अब क्या किया गया? 4 लेटर्स थे, 2 में बदल दिए। अब ये एक पॉसिबिलिटी है कि आप बी और आई को एक साथ ले लीजिए, 2 बना लीजिए, के और ई को एक साथ ले लीजिए, 7 बना लीजिए, जो कि हमने लेटर टू लेटर में किया था। लेकिन उस तरीके का लॉजिक लेटर टू नंबर कोडिंग में नहीं लग पाता है, ठीक है। यहां पर क्या लॉजिक यूज होगा? आपको सबकी प्लेस वैल्यूज पे जाना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब जब आप सबकी प्लेस वैल्यू पे गए, आपने देखा बी की प्लेस वैल्यू क्या थी? 2, आई वॉज 9, ठीक है। बी की प्लेस वैल्यू 2 थी, आई की प्लेस वैल्यू 9 थी, के की 11 थी और ई की 5 थी। हम क्या कर रहे हैं? हम सबकी प्लेस वैल्यूज को अगर ऐड कर दें, अंकों को का योग नहीं ले रहे हैं,
प्लेस वैल्यूज का योग ले रहे हैं। अगर सभी की प्लेस वैल्यूज को जोड़ दें, 2 + 9 11, 11 + 11 22, 22 + 5 27, देख लीजिए आपको यहाँ 27 मिल रहा है। तो अब ये लॉजिक एक नया आपको पता चल गया लेटर टू नंबर कोडिंग के लिए, ठीक है। तो हमें मिल गया 27, कैसे मिला? प्लेस वैल्यूज को ऐड करके। अब सेम लॉजिक हमें लाइक में भी लगाना होगा। L is 12 + 9 + 11 + 5 कितना होगा? 12 + 9 21, 21 + 11 32, 32 + 5 37। हमें लाइक के लिए मिल गया कोड 37। एक तरीका। दूसरा तरीका, आप ये देख सकते हैं कि बाइक और लाइक में आई के ई सेम है, खाली बी और एल का ही तो चेंज है। आपने बी की प्लेस वैल्यू देखी 2 है, एल की प्लेस वैल्यू देखी 12 है। अगर 2 में हम 10 जोड़ दें तो हमें 12 मिल जाएगा, हाँ या ना? तो अब जो लोग दिमाग इस तरीके से लगाना जानते हैं, इजीली अप्लाई कर सकते हैं, वो इस तरीके से भी चल सकते हैं, ठीक है। नहीं तो लिख लीजिएगा, कर लीजिएगा, जिनको जरा सा भी कंफ्यूजन लगे, क्योंकि एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, आंसर करेक्ट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बेशक आपने 10 सेकेंड ज्यादा ले लिए हो, ठीक। तो इसलिए यहां पर आप देख लें, उसमें 10 जोड़ दें, 27 में आप ये 10 जोड़ देंगे, आपको 37 मिल जाएगा। ये भी ऑल्टरनेट तरीका एडिशन के केस में हो सकता है, हर एक केस में नहीं, लेकिन एडिशन में ऐसा हम कर सकते हैं। आ गया समझ में? आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हमें देखना पड़ेगा। चलिए पूरा क्वेश्चन हमारा आधा चला गया इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि लेटर्स इन द वर्ड प्रभा। प्रभा क्या है? प्रभा क्या, यहां पर क्या है? PRABA, 5 लेटर्स, ठीक है। यहां पर कितने हैं? 5, 2 7 5 9 5, 5 दिख रहे हैं, हमने लिख लिया PRABA 27595। फिर दे रखा है थिलक, THILAK, इसके लिए है 368451, ये लिख लिया हमने, ठीक। अब आपसे पूछा गया है भारती। अब देखने में अगर हम यहाँ क्वेश्चन को देखें तो P की प्लेस वैल्यू क्या है? क्या होती है P की प्लेस वैल्यू? 16। 6 में 1 ऐड करेंगे 7 आएगा, 2 तो नहीं आ रहा। R की प्लेस वैल्यू 18, 8 + 1 9 होता है, यहाँ तो 7 है। A की प्लेस वैल्यू 1, 5 कहां से आ गया पता नहीं, है ना। तो अब ये क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट दिख रहा है, दिख रहा है ना। जितना डिफिकल्ट देखने में है ये, उतना ही आसान है। कैसे आसान है? चलिए हम समझ लेते हैं। जब भी आपको एक से ज्यादा शब्दों के कोड दे दिए जाएं, अभी तक हम हर क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, एक कोड दे रखा है एक शब्द का, नेक्स्ट शब्द का कोड आपको ज्ञात करना है। अगर आपको 2 शब्दों के कोड दे रखे हैं और फिर तीसरे शब्द का कोड मांगा गया है, तो ऐसे केस में एक बार आप स्टॉप करिए, सोचिए
कि दो शब्दों का है, इसका मतलब हो सकता है यहाँ पर दूसरा लॉजिक लगे। जो अभी तक हम लॉजिक लगाते आ रहे थे जिस ट्रेंड पे, उस ट्रेंड को हमें पॉज देना पड़ेगा। क्या दूसरा लॉजिक लगता है ऐसे क्वेश्चंस में, उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। देखिए, पहला काम, एक से अधिक शब्द मिले हैं, पहला स्टेप हमने चेक किया। दूसरा स्टेप, क्या इनमें कोई भी लेटर हमें कॉमन मिल रहा है? हाँ जी, जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना मिले आपको लेटर कॉमन। क्या मिल रहा है कॉमन? कॉमन हमें ए मिल रहा है दोनों में, ठीक है। अब जब हमें ए मिल रहा है तो अब ए के लिए क्या यूज किया गया है? 5 दोनों में यूज किया गया है ना। जरूर आपको कम से कम एक लेटर कॉमन मिलेगा ही मिलेगा। मिल गया 5। अब हमें क्या करना है? हमने देखा जो लेटर यहां पर था वही लेटर यहां पर है और दोनों जगह पर सेम कोड यूज हुआ है। तो अब हमें अपने दिमाग से अभी तक जितना पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट को निकाल देना है। भूल जाइए हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। अब हम सीधे सीधे आएंगे अपने तीसरे शब्द पे। तीसरा शब्द जो है, क्या उसके लेटर्स यहां पर ऑलरेडी विद्यमान हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं? चेक कर लेते हैं। बी ये रहा, एच ये रहा, ए, आर, ए, टी, आई, सभी लेटर्स है ना। तो करना क्या है? पहला स्टेप आपको चेक करना है कि दो आपके पास शब्दों के कोड हैं। दूसरा चेक करना है कॉमन लेटर के लिए सेम कोड यूज हुआ है। और तीसरे स्टेप में आपको चेक करना है क्या यहां पर जो कोड पूछा गया है वो सभी लेटर्स क्वेश्चन में हैं। अगर तीनों हाँ आ रहा है तब हम अपने दिमाग से सब कुछ निकाल कर सीधे सीधे बी को यहां देखेंगे और यहां देखेंगे। ये बी यहां लिखा है, बी के लिए क्या कोड लिखा है? दिमाग ना लगाइए, लिख दीजिए, छाप दीजिए। छापने में बस इतना दिमाग लगाना है कि एच जहां लिखा है उसी का कोड लिखिएगा, दूसरे का कोड मत लिख दीजिएगा। एच 6, ए 5, आर 7, ए 5, टी 3, आई 8। और हमको देख लीजिए कितने आराम से भारती का कोड मिल गया है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आई थिंक फिर से हम वही अपना डायलॉग बोलेंगे जो भी थोड़ी देर पहले हमने लेटर टू नंबर कोडिंग में कहा था कि सबसे आसान क्वेश्चन जब सेम प्लेस वैल्यूज खाली आ जाएं। ये उससे भी आसान है। खाली क्वेश्चन में कंपेयर करना है और कंपेयर करके तुरंत हर एक के वैल्यू जो दे रखी है वही छाप देनी है। प्लेस वैल्यू भी जानने की हमें जरूरत नहीं है। तो बिना प्लेस वैल्यू के भी कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं लेटर टू नंबर कोडिंग में, ठीक है। समझ में आ गया सबको? 3 स्टेप चेकिंग होगी तब आप ये आंसर लिखेंगे। डायरेक्टली लिख देंगे तो गलत हो सकता है, फिर बाद में नहीं कहिएगा मैम एग्जाम में गलत हो गया आपने जो बताया था। तीनों स्टेप्स चेक करने के बाद ही आप ये लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं, उससे पहले नहीं अप्लाई करेंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है हमें? ऑप्शन सी हमें सही दिख रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ गया समझ में सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? n के लिए 16 यूज हुआ है। n की प्लेस वैल्यू क्या होती है? n की प्लेस वैल्यू होती है 14, है ना, 14। और यहां यूज हुआ है 16। मतलब क्या हुआ? n की प्लेस वैल्यू है 14, यूज हुआ है 16, मतलब 14 में क्या करें? 2 ऐड कर दें। 14 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमें ये 16 मिल जाएगा, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है FAN, फैन को जब हमने देखा
इसके लिए आंसर है 27। एफ की प्लेस वैल्यू है 6, ए की प्लेस वैल्यू है 1, एन की प्लेस वैल्यू है 14। अगर इनको हम डायरेक्टली ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 21। 6 + 1 + 14 इज 21। ठीक है, पर हमें तो चाहिए 27। इसका मतलब इन्होंने यहाँ n = 16 क्यों लिखा था? आपको बताने के लिए कि उसकी जो एक्चुअल प्लेस वैल्यू है उसमें 2 ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए पहले खाली n दिया था। अगर डायरेक्टली खाली फैन लिखे होते तो आप नहीं समझ पाते कि 21 से 27 कैसे बन गया, है ना। तो क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्लियर किया, लॉजिक की तरफ हिंट दिलवाई कि देखिए n को 16 लिखा जाए और फैन को 27 लिखा जाए तो बताइए फ्रांस को क्या लिखा जाएगा। आ गई बात समझ में? तो अब हमें लॉजिक पता चल गया कि हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू में 2 ऐड करना है। हमने सब में 2 ऐड कर दिया, ऐड किया, यहाँ 8 मिला, यहाँ 3 मिला और यहाँ 16 मिला। 8 + 3 is 11, 11 + 16 is 27। मिल गया आंसर हमको, ठीक है। और नहीं तो 3 लेटर से 2 का को 3 से मल्टीप्लाई करते 6 आता, 6 आप 21 में ऐड कर देते पुरानी प्लेस वैल्यू से। जो लोग शॉर्टकट मेथड यूज करना चाहते हैं वो उस तरीके से भी चल सकते हैं। पुरानी प्लेस वैल्यू 21 थी ना, तो इसका 2 इसका 2 इसका 2 मतलब 6 ऐड कर दीजिए 21 में, मिल गया 27। अब फ्रांस के लिए फाइंड करना है, देख लेते हैं। FRANCE फ्रांस। एफ की प्लेस वैल्यू 6, 6 + 2 हम लिख रहे हैं सब में 8। आर की प्लेस वैल्यू 18 + 2 20। ए की प्लेस वैल्यू 1 + 2 3। n की प्लेस वैल्यू 14 + 2 16। c की प्लेस वैल्यू 3 + 2 5। e की प्लेस वैल्यू 5 + 2 7। इन सबको जोड़ देना है, ऐड कर लेना है। कितना आएगा? 31 + 16। देखिए 20 + 8 28 + 3 31। 31 + 16 is 47। 47 + 5 is 52। 52 + 7 is 59। ऑप्शन डी मिल गया हमको। आ गया समझ में? 59 मिल गया। सबको क्लियर है कैसे मिला है? हर एक की प्लेस वैल्यू में 2 ऐड किया। अगर ये ना भी करते हैं, जो लोग शॉर्टकट मेथड पे जाना चाहते हैं वो ओरिजिनल प्लेस वैल्यूज लिख लें और 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं तो 12 ऐड कर दें, आपको यही आंसर मिल जाएगा। ऑल्टरनेट तरीका, ठीक है, आपके ऊपर है, जो जिस मेथड को यूज करना चाहे वो उस मेथड को यूज कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है BEG इज रिटन एज 42। BEG को 42 बनाना है। B की प्लेस वैल्यू देखनी पड़ेगी, क्या है? 2। E is 5, G is 7। ठीक है, 2 5 7 ऐड करते हैं तो 14 मिलता है ना। अगर ऐड करते हैं तो 14 मिलता है, हाँ या ना। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 टाइम्स 10 × 7 70 मिलता है। ना तो ऐड से मिल रहा है, ना ही सब्ट्रैक्ट से मिल रहा है, ना ही मल्टीप्लाई से मिल रहा है ना। अब क्या किया जाएगा? अब आता है हमारा एक फिर से नया लॉजिक। अब हमारा नया लॉजिक क्या कहता है उसको समझ लेते हैं। हमने इनकी प्लेस वैल्यूज लिखी, लिखने के बाद प्लेस वैल्यूज को ऐड कर लिया, आंसर आ गया 14। हमको चाहिए 42, ठीक है। क्या 14 के टेबल पे 42 आता है? आता है नहीं आता है? 14
3 टाइम्स इज 42, ठीक है। 14 3 टाइम्स, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 42 लाने के लिए, कर दिया 42 तो मिल गया हमें। लेकिन क्या ये सही लॉजिक है, ये पता लगाना पड़ेगा। अब पता लगाने के लिए क्वेश्चन को हमने पढ़ा आगे, तो हमने देखा अरे एम के लिए भी दे रखा था कोड। चलिए एम का कोड हमने लिखा 28। अब देखें क्या यही लॉजिक इसमें भी फिट हो रहा है। ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की प्लेस वैल्यू 13, कितना आता है 14, हमको चाहिए 28। किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमें 28 मिल जाएगा। हमने 2 से तो मल्टीप्लाई कर लिया और हमको 28 मिल भी गया, ठीक। अब आता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा था TEA, टी की प्लेस वैल्यू 20, E 5A1, आंसर आता है 26। हमको T की का कोड पता लगाना है। क्या करें, 26 को 1 से मल्टीप्लाई करें, भाई पहले 3 से किया था फिर 2 से किया था, तो अब हमें 1 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। नहीं, क्यों 3 to 1, कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, बन तो रहा है। लेकिन यहां पर अब इस बात को समझ लीजिए कि हम सीक्वेंस वाले लॉजिक को नहीं लेके चलेंगे। हमने यहां ये 3 क्यों लिखा था, क्योंकि इस शब्द में इतने लेटर्स थे, नंबर ऑफ लेटर्स 3 थे, इसलिए हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। 3 लेटर की का शब्द था तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 लेटर का शब्द है तो 2 से मल्टीप्लाई किया। ये एक लॉजिक समझ में आ रहा। तो यहां पर फिर से 3 लेटर का आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। क्या आंसर आया, 78। ऑप्शन मिल गया हमको 78। आ गया है समझ में। देखिए एकदम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये, अभी तक जो हम लोगों ने बात की थी उससे हटके। एडिशन तो कर रहे हैं, लेकिन एडिशन के बाद एक हायर लेवल चला गया, कितने लेटर्स हैं उससे मल्टीप्लाई करा गया है, तब हमको आंसर मिला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब डायरेक्टली प्लस मल्टीप्लाई से नहीं मिल रहा हो आंसर, उस कंडीशन में हम लोग नंबर ऑफ लेटर्स को भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, हमने यूज कर लिया, हमको मिल गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, देखें कौन इसको सॉल्व करता है और हमें सही आंसर बताता है। जल्दी से 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास, फटाफट इसको सॉल्व करिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लॉजिक आप लोगों का बन गया है कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अब उसको ध्यान में रखते हुए आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। जो स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी करेक्ट आंसर हमको दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑनलाइन वालों को भी समझ में आ रहा है। खाली हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है, जो ऑनलाइन है उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। वेरी गुड। इसी तरीके से अब जल्दी से इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, मिला किसी को आंसर मिला? लैम्प के लिए बताना है, ई के लिए दे रखा है 5, होटल। हिंट पिछले क्वेश्चन से मिलता हुआ है लॉजिक, ये हिंट दे रहे हैं। सॉल्व करिए, आंसर दीजिए फटाफट। देखिए एक आंसर हमको मिला है अभी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट के थ्रू, आंसर है 21 जो उन्होंने दिया है। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये सही है कि नहीं। बाकी लोग बताइए
एक आंसर यहां हमें ऑफलाइन क्लास में मिल गया है 7। चलिए 2 आंसर्स मिल चुके हैं, एक का 7 आ रहा है, दूसरे का 21 आ रहा है। अब हमको चेक करना है कि किसका सही है। 4 में से 2 कट शॉर्ट हो गए हैं, और किसी का अलग आंसर आ रहा है? बताइए जल्दी से। 7 आ रहा है, चलिए वेरी गुड, देख लेते हैं 7 वाले सही है कि 21 वाले सही। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ई को लिखा गया 5, ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 5 ही होती है, 5 लिखा गया है, सही है वो तो। अब देख लें होटल, एच की प्लेस वैल्यू 8, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 8, ओ 15, टी 20, ई 5 एंड एल इज 12। क्या करें, इन सबको ऐड कर लें? चेक कर लेते हैं, चलिए ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 15 इज 23, 23 प्लस 20 इज 43, 43 प्लस 5 इज 48, 48 प्लस 12 इज 60। आंसर मिल रहा है 60, हमको चाहिए 12। 60 एक बड़ा नंबर है, 12 एक छोटा नंबर है, तो इसका मतलब 60 से हमें 12 कैसे मिलेगा? पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? नंबर ऑफ लेटर्स से मल्टीप्लाई किया था। यहां हमें होटल में दिख रहे हैं 5 लेटर्स। अगर हम 60 को नंबर ऑफ लेटर्स से डिवाइड कर दें, क्या 5 मिलेगा? मिलेगा ना, 60 डिवाइडेड बाय 5 इज 12। ठीक है, तो हमें आंसर मिल गया 12, और क्वेश्चन में होटल के लिए 12 दिया गया था। अब हम अपने ओरिजिनल सबसे पहले वाले लेटर को भी चेक कर लेते हैं। ई की प्लेस वैल्यू 5 दी गई थी, ई एक लेटर है, तो 5 को 1 से डिवाइड करने पे भी 5 ही मिलता है। इसका मतलब ये लॉजिक वहां भी अप्लाई हो रहा था, सब में अप्लाई होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास है लैम्ब, LAMB, L की प्लेस वैल्यू 12, A is 1, M is 13, B is 2। कितना आ रहा है? 13 प्लस 13 26 प्लस 2 28। कितने लेटर्स? 4। 28 को 4 से डिवाइड किया, आंसर आया 7। इसका मतलब 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे आया 7, ये समझ में आ गया है सबको कि कैसे हमने 7 फाइंड किया है? नंबर ऑफ लेटर्स का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लेके चले हैं। नंबर ऑफ लेटर्स से कभी मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, कभी डिवाइड करना पड़ सकता है, तो इस लॉजिक को आप अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन देखना है, छोटा आंसर चाहिए डिवाइड कर दीजिए, छोटा आ जाएगा। बड़ा आंसर चाहिए आपके आंसर जो आ रहा है उससे, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बड़ा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफॉर्म। किसी कूट भाषा में रिफॉर्म के लिए कोड यूज हुआ है, ये आप लोग बताएंगे। दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू द हिंट। चलिए आपको बताना है इसका आंसर, फटाफट इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए। हिंट है, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। अब सोचिए इजीएस्ट कैसे है। हाँ जी, क्या ऑप्शन आंसर है? आंसर है सी। सी, अच्छा चेक कर लेते हैं क्या लॉजिक अप्लाई होगा यहां पर। स्टेप 1, एक से अधिक शब्द हैं, याद आया अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक से अधिक शब्द हैं, उनमें कुछ कॉमन है कॉमन, है कॉमन, मिल रहा है कॉमन। आर के लिए 4, आर के लिए 4, आर के लिए 4, एम के लिए 9, एम के लिए 9 मिल रहा है। इसका मतलब स्टेप 1 और 2 यस में आंसर आ रहा है। स्टेप 3, MULE, MULE मिल रहा है,
तीसरा स्टेप भी हमारा जो है, तीसरी कंडीशन क्लियर है। क्योंकि तीसरी कंडीशन क्लियर है, फटाफट वैल्यूज डाल देते हैं। m कितना 9, u कितना 8, l कितना 7 एंड e इज 2। हमको मिल गया म्यूल का करस्पॉन्डिंग कोड बहुत आसानी से। ठीक है, प्रैक्टिस हो गई। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमको आंसर मिल गया है सी इस कंडीशन में भी। चलिए नेक्स्ट, AU is 21, EGG is 245। बताइए, AU is 21, EGG is 245। आपको फाइंड करना है BAKE। अब A की प्लेस वैल्यू क्या करें? A की प्लेस वैल्यू 1, U की प्लेस वैल्यू 21, 1 और 21, आंसर है 21। अब 21 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो 22 बन जाएगा। लेकिन अगर 21 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब हो सकता है यहां पर मल्टीप्लाई किया गया हो प्लेस वैल्यूज को। पहले पार्ट से हमको ये हिंट मिल रही है। हम सेकंड वाले में इसी को अप्लाई करके चेक करेंगे। E की प्लेस वैल्यू 5, G is 7, G is 7, मल्टीप्लाई करिए। 5 7 times is 35, 35 into 7 is 245। सही है आंसर। इसका मतलब लॉजिक क्लियर हो गया। सिंपली हमें प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज लेना है। ठीक है, हमने लिखा B की प्लेस वैल्यू 2, A की प्लेस वैल्यू 1, K की प्लेस वैल्यू 11 और E की प्लेस वैल्यू 5। 2 11 times is 22, 22 into 5 110। पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया सही आंसर यहां पर। ठीक है, आ गया समझ में? ये हमको सही आंसर यहां पर मिल गया है, फर्स्ट ऑप्शन। आ गया समझ में? इजी है ना? क्योंकि अब पिछले क्वेश्चंस में आपके कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से बन गए हैं, इसलिए ये आपको अब आसान लग रहा है, समझ में आ रहा है कि कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं है अब, है ना? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हो पाएगा सॉल्व? ये क्या है? वर्ड टू वर्ड कोडिंग। वर्ड टू वर्ड कोडिंग में क्या होता है? वर्ड टू वर्ड कोडिंग में हम सिंपली देखते हैं क्या, गुडा बुका इज रिटन एज क्लियर वाटर। हमने लिख लिया, क्या लिख लिया? हमने लिखा यहां पर क्लियर वाटर। क्लियर वाटर को क्या लिखा गया है? क्लियर वाटर को लिखा गया है गुडा बुका। फिर है पिन गोल, उसको लिखा गया है ओवरकास्ट स्काई। ठीक है, ये लिखा गया है। अब बोला गया आपको पता लगाना है किसका कोड? अच्छा, क्लियर ब्लू स्काई। क्लियर ब्लू स्काई। देखिए हम वर्ड टू वर्ड कोडिंग कर रहे हैं और इसमें दे रखा है पिन सैफ बुका। ये मिल गया, हमने लिख लिया जो क्वेश्चन में दे रखा था। फाइंड करना है आपको ब्लू का कोड। ठीक, अब ये भी बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन हैं वर्ड टू वर्ड कोडिंग। आप क्या करते हैं, ये एक वर्ड है, उसके लिए यहां कोड में नया वर्ड यूज हुआ है, लेकिन लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर कोडिंग में पहले वाले लेटर के लिए पहला शब्द, पहला कोड होता था, दूसरे के लिए दूसरा कोड होता था। पर जब हम वर्ड टू वर्ड कोडिंग करते हैं ना, तो उसमें दोनों के लिए ऐसा नहीं होता है कि पहले के लिए पहला हो, दूसरे के लिए दूसरा हो। यहाँ पर हो सकता है क्लियर के लिए बुका यूज हुआ हो और वाटर के लिए गुडा यूज हुआ हो सकता है क्लियर के लिए ही गुडा हो, वाटर के लिए बुका हो।
अब वो हमें पता लगाना है। हम कैसे पता लगाएंगे? एकदम सिंपल सा मेथड है जो कि आपने अपने स्कूल डेज में भी किया है, बेसिक क्लासेस में, क्लास 5th 6th 7th में। हम करते क्या है, हम ढूंढते हैं तीनों में कॉमन लेटर। यहां पर कॉमन क्या है बताइए, कॉमन क्या है? हमें यहां मिल रहा है कॉमन स्काई, यहां भी मिल रहा है स्काई, मिल गया कॉमन स्काई। हम गए यहां पर और हमने चेक किया, अरे पिन कॉमन है दोनों में। इससे हमें पता चल गया कि स्काई का कोड है पिन। आंसर मिल गया हमें। आ गई बात समझ में? अब हम गए नेक्स्ट किस पे, क्लियर। ये भी कॉमन मिल रहा है फर्स्ट और थर्ड में। सेकंड और थर्ड में स्काई मिला, फर्स्ट और थर्ड में हमें क्लियर मिला। यहां देखें तो हमें मिल रहा है बुका। इसका मतलब क्लियर के लिए बुका यूज हुआ है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ब्लू। ब्लू बच गया बीच में, ब्लू। और यहां क्या बच गया? सैफ बच गया। देखिए कितना आसान है, कोई प्लेस वैल्यूज कुछ नहीं, बस कंपेयर कर लो दोनों साइड्स को, लेफ्ट साइड से लेफ्ट को, राइट को राइट से। क्या मिला हमें? सैफ। हमें आंसर सी मिल गया। ब्लू के लिए कोड यूज हुआ है सी। अब बताइए ये किसको नहीं समझ में आया है? आ गया सबको समझ में? सिंपल है ना, वर्ड टू वर्ड कोडिंग। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, बस सिंपल कंपैरिजन करना होता है। और कंपेयर करेंगे तो कॉमन आपको मिलता जाएगा और उसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या आपका आंसर है। नेक्स्ट, वॉल इज कॉल्ड विंडो। अब देखिए फिर से वर्ड टू वर्ड कोडिंग है, क्वेश्चन अलग बदल गया। किसी कूट भाषा में वॉल को, वॉल मीन्स दीवार, दीवार को विंडो कहा जाता है। और उसी कूट भाषा में विंडो को डोर कहा जाता है। डोर को उसी कूट भाषा में फ्लोर कहते हैं। फ्लोर को उसी कूट भाषा में रूफ कहते हैं। और रूफ को वेंटिलेटर कहते हैं। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति किस पे खड़ा होता है? ये अब आपके जो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जीके वाले क्वेश्चंस होते हैं। एक व्यक्ति किस पे खड़ा होता है बताइए? फ्लोर पे खड़ा होता है, फर्श पे खड़ा होता है ना। अब फ्लोर तो यहां भी लिखा है, फ्लोर यहां भी लिखा है। अगर हम देखें कि एक व्यक्ति फ्लोर पे खड़ा होता है तो हम कहेंगे फ्लोर के लिए कोड है रूफ और रूफ के लिए वेंटिलेटर। इसका मतलब एक व्यक्ति वेंटिलेटर पे खड़ा होता है। और जैसे ही आपने बोला कि आंसर वेंटिलेटर, यहां तो दिखाई नहीं, इसका मतलब गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है? क्योंकि यूपीएससी वाले इतना भी इजी हलवा क्वेश्चन नहीं देंगे कि जहां पर आपको फिर क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना हो, जो आखिरी दिख रहा हो उसको मार्क कर दीजिए आंख बंद करके, जो भी आंसर हो, क्योंकि एंड में तो वो फॉलो करेगा ही करेगा, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें इसके एक्चुअल आंसर को देखना है। एक्चुअल आंसर है फ्लोर। और फ्लोर के लिए उस कूट भाषा में क्या प्रयुक्त हुआ है? फ्लोर के लिए प्रयुक्त हुआ है रूफ। तो इसलिए हमारा आंसर होगा रूफ, फ्लोर नहीं होगा। फ्लोर शब्द था, उसके लिए कोड क्या है? फ्लोर शब्द के लिए कोड है रूफ। आ गया ये समझ में? ये भी एकदम सिंपल है। बस ध्यान ये रखना है, जो आपका एक्चुअल आंसर होगा उसका करेस्पॉन्डिंग कोड आपको यहां पर बताना होगा, वो आंसर माना जाएगा। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो क्लियर कर लीजिए। आ गया है सबको समझ में? चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। अब बताइए यहां पर क्या कहा गया है? हम लोग कर चुके हैं अभी ऐसा क्वेश्चन, सिमिलर किया था ना। क्या कह रहा है? ये कह रहा है एनसीई पोटैम को किसी कूट भाषा में बोला जाता है बॉयज आर स्टडिंग। ठीक है,
उसके बाद में टैम सैम को बोला जाता है ग्रेप्स आर सार, अंगूर खट्टे हैं। अब बोला गया है टैम ओ में को कहा गया है बॉयज आर ग्रेप्स। ठीक, आपको फाइंड करना है सार के लिए कोड। सार का कोड इस कूट भाषा में क्या है, हम कैसे फाइंड करेंगे सार का कोड? चलिए इसको जल्दी से हम देख लेते हैं। अब सबसे पहला काम, स्टेप 1 क्या है? कॉमन ढूंढना। तीनों स्टेटमेंट्स में हमें क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है हमें आर तीनों में। यहां तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है? पो तो 2 में कॉमन मिल रहा है, तीनों में नहीं मिल रहा है। टैम मिल रहा है तीनों में कॉमन। इसका मतलब आर के लिए तो टैम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आर के लिए टैम का प्रयोग किया गया है। चलिए फिर से लिखना पड़ेगा। का सैम होगा, लेकिन कैसे? के लिए टैम। ठीक, उसके बाद हमने कंपेयर किया। हमने क्या कंपेयर किया? हमने देखा यहां पर है बॉयज और यहां पर भी है बॉयज। ठीक है, अब बॉयज पहले वाले में यहां पर क्या था? टैम तो जा चुका है आर के लिए, हमारे पास बच गया पो और एनसीई। यहां पर क्या बचा? पो और एमई। तो कॉमन क्या है? पो। इसका मतलब कि हमने बॉयज के लिए पो शब्द यूज किया है। ठीक, अब हम आगे बढ़े। हमें क्या चाहिए? ग्रेप्स। ग्रेप्स कहां मिल रहा है? ये रहा ग्रेप्स। यहां पर टैम जा चुका है, हमारे पास मी और सैम बचा है। ठीक है, तो ग्रेप्स मी और सैम में से कोई होगा। यहां पर आर जा चुका है, मतलब टैम जा चुका है। ठीक, और बॉयज भी जा चुका है। ग्रेप्स के लिए मिल गया मी, ग्रेप्स के लिए हमने लिख लिया मी। हमें मिला क्या? क्वेश्चन कह रहा था सार। अब यहां पर सार किसके लिए होगा? देखिए मी जा चुका है ग्रेप्स के लिए, है ना। अब सार किसके लिए क्या होगा? जो बच गया, क्या बच गया? सैम। आंसर इज सैम। आ गई बात समझ में? तो इसी के साथ आज हम लोगों ने कोडिंग डी कोडिंग कंप्लीट कर लिया है। आपको वर्कशीट्स अवेलेबल करा दी जाएंगी, उन वर्कशीट्स को आप कर लीजिएगा सॉल्व। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्लास में